अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल AHA असिस्टेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में, इस लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मॉडर्न इक्वेशन ऑफ अकाउंटिंग विद द हेल्प ऑफ एक्सीलेंट एंड सिंपलेस्ट टेक्निक। ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि मॉडर्न इक्वेशन ऑफ अकाउंटिंग को याद रखने के लिए, समझने के लिए मैं आपको एक ऐसा कोड वर्ड बताऊंगी जिसके थ्रू आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये बात समझना कि किस एलिमेंट का कौन सा बैलेंस होता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि एसेट्स और एक्सपेंस का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, लायबिलिटी, इक्विटी और रेवेन्यू का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। तो अब मूव करते हैं उस टेक्निक की तरफ जिसके हेल्प से हम आगे फर्दर तमाम जर्नल एंट्रीज को पोस्ट करना और रिकॉर्ड करना सीखेंगे। सो दैट वर्ड इज डीलर, DEALER, डीलर। ठीक है, सो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट डज डी स्टैंड्स फॉर। सो डी स्टैंड्स फॉर ड्रॉइंग्स और डिविडेंड्स। अब आप सोच रहे होंगे ये ड्रॉइंग्स क्या हैं, डिविडेंड्स क्या हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, होता कुछ यूं है कि जब भी एक बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो ऑनर की तरफ से कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट की जाती है। वो जो इन्वेस्टमेंट की जाती है दैट इज नोन एज कैपिटल। किस टाइप के बिजनेस में? सिंगल ऑनरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप बिजनेस में जो ऑनर्स की तरफ से इन्वेस्टमेंट की जाती है दैट इज टर्म्ड एज कैपिटल। अब जब भी वो ऑनर अपनी वो अमाउंट वापस लेना चाहता है, वो अपने पैसे वापस लेता है अपने किसी भी पर्सनल यूज के लिए या किसी भी जरूरत के तहत, तो दैट अमाउंट ऑफ मनी दैट इज टेकन बैक इज नोन एज ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो उस अमाउंट को हम क्या कहेंगे? ड्रॉइंग्स कहेंगे। अब पर अगर हम बात करते हैं ना कंपनीज की, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंपनीज में 1, 2, 3 ऑनर्स नहीं होते, वहां 100 और हजारों के हिसाब से ऑनर्स होते हैं। There are hundreds and thousands of owners in a company, for example in joint stock companies. ठीक है, तो अब ये जो सारे ऑनर्स होते हैं, अब होता क्या है कि एक कंपनी जो है ना वो शेयर्स इश्यू करती है। ठीक है, मार्केट में शेयर इश्यूज करती है, डिफरेंट लोग इन शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं, पैसे पे करते हैं, तो इस तरह से उनका जो है ना कंपनी की तरफ कंट्रीब्यूशन हो जाते हैं। वो शेयर्स परचेज कर लेते हैं, वो शेयर्स को खरीद लेते हैं, और इस तरह से जब वो शेयर्स को परचेज कर लेते हैं तो ये लोग भी ऑनर्स बन जाते हैं। अब क्या होता क्या है कि ये जो तमाम ऑनर्स होते हैं जिन्होंने शेयर्स परचेज किए होते हैं, जिनकी कंट्रीब्यूशन होती है उस कंपनी की तरफ, दे आर नोन एज शेयर होल्डर्स। अब इस सिचुएशन में होता क्या है कि इन लोगों को रिटर्न मिलता है, यानी कि जाहिर है इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की उसका कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा ना, तो वो जो रिटर्न इन्हें मिलता है इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस पे दैट इज नोन एज डिविडेंड। ठीक है, ये आपको क्लियर है कि डिविडेंड क्या है और ड्रॉइंग्स क्या है। ड्रॉइंग्स कब होती हैं? जब सिंगल ऑनर या डबल ट्रिपल बस ऑनर्स हैं और वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रही है, और फिर क्या हो रहा है कि उनका जो रिटर्न या वो जो पैसे वापस विड्रॉ कर लेते हैं उसको हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। लेकिन किसी जॉइंट स्टॉक कंपनी में या डिफरेंट जो कंपनीज हैं उसमें 1-2 ऑनर्स नहीं होते बल्कि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ऑनर्स होते हैं। तो उस सिचुएशन में वो तमाम शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको जब उसका रिटर्न दिया जाता है तो दैट इज नोन एज डिविडेंड। अब हमने एक चीज और पढ़ी थी कि कैपिटल कब कहलाएगा? जब सिंगल या डबल ऑनर्स या थोड़े से ऑनर्स होंगे कि हम उनको काउंट कर सकें कि ABC ऑनर्स हैं, ठीक है, तब हम उस इन्वेस्टमेंट को कैपिटल कहेंगे। अदरवाइज हम उसको क्या कहेंगे? इक्विटी कहेंगे। अब जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, ये सारी कैपिटल, शेयर्स, डिविडेंड, तो अब देखें ये जो कैपिटल शेयर्स जो होता है ना, ये कंपोनेंट्स की फॉर्म में होता है, और इसकी 2 फर्दर टाइप्स भी हैं। एक टाइप है इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरी टाइप है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है इनको हम आगे जाके समझेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ आप ये समझ लें कि ये इन शेयर्स की 2 टाइप्स हैं और इसको कंप्लीटली या एज अ होल क्या कहा जाता है? कलेक्टिवली इसे हम इक्विटी कहते हैं। सो अब वापस चलते हैं अपने मॉडर्न इक्वेशन की तरफ। अब यहां पर डी हमने समझ लिया, डी क्या है? ड्रॉइंग्स और डिविडेंड्स।
इसी तरह से ई क्या है, इक्विटी एंड कैपिटल। इक्विटी एंड कैपिटल एक ही चीज है, इसकी मीनिंग सेम है, पर सिर्फ क्या डिफरेंस है कि टाइप ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है कि क्या टाइप ऑफ बिजनेस है, उस हिसाब से इक्विटी या कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं ई क्या है, ई स्टैंड्स फॉर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था कि कोई भी ऐसी कॉस्ट जो कि किसी ऑपरेशन के रिजल्ट में हुई हो, पास्ट इवेंट के रिजल्ट में हुई हो और फर्दर फ्यूचर में उससे कोई फर्दर बेनिफिट हासिल ना किया जा सके, वो आपका एक्सपेंस कहलाएगा। इसकी एग्जांपल्स में हमने देखा था रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, सैलरीज है, कि ऑलरेडी उसका बेनिफिट हम थ्रू आउट द मंथ हासिल कर चुके हैं और एंड पे हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं। और ये पेमेंट कैश की सूरत में करना क्यों जरूरी है, ताकि फर्दर जो कंपनी के ऑपरेशंस हैं वो स्मूथली रन कर सकें। उसके बाद ए स्टैंड्स फॉर एसेट्स। एसेट्स भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि कोई भी ऐसी रिसोर्स जो कि कंपनी कंट्रोल कर रही हो, जरूरी नहीं है कि वो उसने परचेज करके रखी हुई हो, वो बेशक लीज पे ली हुई है, क्रेडिट पे ली हुई है, पर वो अंडर कंट्रोल है, जैसे कि मशीनरी हो गई, ट्रक्स हो गए, कभी कभार बिल्डिंग्स भी लीज पे ली हुई होती हैं, तो वो सारी जो चीजें हैं वो आपके एसेट्स हो जाएंगे। और उससे फ्यूचर में बेनिफिट लेना मकसद हो, उसका होता क्या है कि जो भी चीज अंडर कंट्रोल है या परचेज की हुई है, तो वो सारी एंटिटीज जो हैं उनसे प्रोडक्शन की जाती है, फर्दर फ्यूचर में इनकम जनरेट की जाती है, रेवेन्यू जनरेट होता है, तो यानी कि इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है इन फ्यूचर। उसके बाद हम मूव करते हैं वापस अपनी मॉडर्न इक्वेशन की तरफ। DEA हमने समझ लिया, देन मूविंग टू L। L क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी भी हमने बहुत डिटेल में समझा था कि आपने एक एग्जांपल देखी थी कि हम बैंक गए फॉर लार्जर इन्वेस्टमेंट, वहां पर क्या हुआ कि हमने लोन लिया 40,000 रुपीज का। अब जब वो लोन लिया 40,000 रुपीज का, तो उस वक्त क्या हुआ था कि डबल ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स हुए थे। कैसे कि एक तो कैश आपके पास आ गया था 40,000 का, सेकेंडली आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन भी आ गई थी कि आपने ये कैश वापस करना है। सो व्हाट वाज दैट, दैट वाज लायबिलिटी। तो अब लायबिलिटी क्या है, कोई भी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एंटिटी पे आ जाए कि उसने वो अमाउंट वापस करनी है, रिटर्न करनी है किसी भी पास्ट इवेंट के रिजल्ट में, तो दैट इज नोन एज लायबिलिटी। उसके बाद हमारा लास्ट लेटर है आर। आर क्या है, रेवेन्यू और इनकम। बहुत सिंपल, जैसे कि हमने ऑलरेडी ये चीज डिस्कस की थी कि कोई भी बिजनेस, कोई भी काम किस लिए किया जाता है, ऑब्वियसली ताकि उसका आउटकम मिल सके, उसका कुछ रिजल्ट हो, कोई ना कोई अर्निंग हो। तो ये जो सारी अर्निंग है वो रेवेन्यू कहलाती है, इनकम रेवेन्यू कहलाता है। और ये कैश की सूरत में भी हो सकता है और क्रेडिट की सूरत में भी। आगे जाके जब हम जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे, उस वक्त हम देखेंगे कि बहुत सारी चीजों को हम ऐसे कैटेगराइज कर रहे हैं अंडर रेवेन्यू जो कि कैश में नहीं है, वो क्रेडिट में भी हो सकती हैं। ठीक है, तो सिंपल इज दैट कि जो भी सेल्स हो रही हैं, चाहे वो आपकी कैश की सूरत में हो रही है या क्रेडिट की सूरत में हो रही है, वो सारा आपका रेवेन्यू होगा। और रेवेन्यू डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, रिसीवेबल, जो भी आपके कैश रिसीवेबल्स हैं दैट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रेवेन्यू। और इसके अलावा एक चीज और कि फॉर एग्जांपल अगर कोई इंटरेस्ट रिसीव किया जा रहा है, किसी भी चीज पे कोई इंटरेस्ट रिसीव किया जा रहा है, वो भी आपका कैश है, वो भी आपका रेवेन्यू है। इसी तरह से अगर आपको किसी चीज पे कोई डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो भी आपका रेवेन्यू है, क्योंकि आपको वो अमाउंट मिल रही है, यानी कि वो डिस्काउंट अमाउंट आपको मिल रही है, तो दैट विल ऑल्सो बी रेवेन्यू। अब क्या है कि अब आप देख सकते हैं कि मैंने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ की हुई है बिटवीन DEA और LER। अब ये डॉटेड लाइन ड्रॉ करने का मकसद ये है कि इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। अब ये जो DEA है इसका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा और LER का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। हमने मॉडर्न इक्वेशन ऑफ अकाउंटिंग को समझा था और वहां पर हमने देखा था कि एसेट्स एक्सपेंस हमेशा डेबिट बैलेंस के साथ होंगे, जबकि लायबिलिटी, इक्विटी और रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट बैलेंस के साथ होगी। इसी तरह से अब यहां पर आप ऐड कर लें कि जो ड्रॉइंग्स हैं या जो डिविडेंड है वो भी आपका हमेशा डेबिट बैलेंस में होगा। जब भी ड्रॉइंग्स, एसेट्स या एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट करेंगे, जब डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट करेंगे। इसी तरह से जब भी लायबिलिटी, इक्विटी या रेवेन्यू इंक्रीज हो रही होगी तो वो क्रेडिट किया जाएगा,
और जब डिक्रीज होगी तो वो डेबिट होगा। होप सो ये आपको मॉडर्न इक्वेशन सारी समझ आ गई होगी। अब जनरल एंट्रीज में आपको करना क्या होता है कि जस्ट जो भी आपको दी हुई हो ट्रांजैक्शंस उनको आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि ये ड्राइंग्स हैं, एसेट्स हैं, एक्सपेंस हैं, लायबिलिटी है, इक्विटी है या रेवेन्यू, यानी कि ये क्या है, और फिर उसके बाद फिर इस मॉडर्न इक्वेशन को अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फर्नीचर दिया हुआ है तो ऑब्वियसली फर्नीचर आप ओन करते हैं, वो आपका एसेट है, तो जब ये इंक्रीज होगा तो ये डेबिट किया जाएगा। इसी तरह से अगर बैंक लोन की हम बात करेंगे तो बैंक लोन आपको ऑब्वियसली वापस करना होता है, तो वो आपका लायबिलिटी होगी। इसी तरह से हमने फर्दर एक चीज और देखी थी कि अगर कोई सैलरीज हम दे रहे हैं या कोई भी रेंट पे कर रहे हैं तो वो सारा आपका क्या आ जाएगा, वो एक्सपेंस के अंडर आ जाएगा। ये सारी चीजें जैसे जैसे हम फर्दर जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे और उसमें आपके पास ट्रांजैक्शंस आएंगी, फिर हम उसको कैटेगराइज करेंगे, फिर उसका बैलेंस हम नोट डाउन करेंगे, तो ये सारे रूल्स आपको आहिस्ता आहिस्ता सारे समझ आएंगे और इन्हीं के हेल्प से, इसी मॉडर्न इक्वेशन की हेल्प से हम तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ रिकॉर्डिंग लेक्चर्स। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा और ये अकाउंटिंग इक्वेशन का जो मैंने आपको कोड वर्ड बताया है डीलर, इसका भी क्लियर होगा कि किन 3 एलिमेंट्स का आपका डेबिट बैलेंस होगा और किसका क्रेडिट बैलेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।